today we are living in the era where knowledge without boundaries is the theme across the globe. और जब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी, देन अगेन आई विल कोट डेलर्स कमीशन, जो मेरा फेवरेट एरिया भी है. आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं. आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 34 years, NEP 2020 is on the fore. But it is not a very new thing. Before it, after independence, there were various commissions also, at global level and in Indian scenario. There was a sync, but this is the first policy where we are thinking in a concrete manner to come up to the level of global level. कुछ साल पहले बहुत डिबेट हुआ था जब DU में 4 year का लाया गया था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और समहाउ फिर इसको 3 year में लाया गया था, जबकि अक्रॉस ग्लोब 4 year का चल रहा था. स्किल वॉज नॉट इन द ऑल डिसिप्लिन. तो ये सारी चीजों पे बहुत चर्चा हुई, और मुझे लगता है दीप्ति जी, आप NCERT में हैं, लाखों की संख्या में सजेशंस आए थे, मांगे गए थे NEP ड्राफ्ट पे, और इन सजेशंस पे बहुत माइन्यूटली डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1920. दो इन 4 years बिफोर प्रोफेसर राजपूत वाज द चेयरपर्सन, उन्होंने एक पॉलिसी ड्राफ्ट लाया था, और उसके बाद जो आया ड्राफ्ट, इस पे कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ, बिकॉज सभी की राय लेके इस पॉलिसी को लिया गया था. I was talking about higher education scenario at global level and also in Indian scenario. और जब ये दोनों ही scenario को when we club it, then comes 21st century skill. अब 21st century skill क्या है? We are living in 21st century. जब यूरोप में एजुकेशन अंगड़ाई ले रहा था, जब साइंस की बात हो रही थी, वहां पे साइंस, मैथ्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था. मैं आपको बताऊं, इन 2018 आई वाज इनवाइटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टीवन हॉकिंस का ब्लॉक था, डार्विन ब्लॉक है. आप लोगों में से जो लोग अगर गए हैं आप कैम्ब्रिज में, आप लोगों ने देखा होगा. And the professor who was taking us to different departments, different institutions. Cambridge is a city, क्योंकि ब्रिज है वहां पे, और इसलिए बहुत सारे ब्रिज बना बना के पूरा सिटी एक यूनिवर्सिटी के अंडर आता है. एक जगह वो रुक गई, एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज. When I asked क्यों ऐसा है, then she said कि पहली बार 1952 में यहाँ women को साइंस पढ़ने की इजाजत मिली थी. Before that, they were not allowed to study sciences, BSc, MSc. So that kind of scenario हमारे यहाँ जो हजारों साल पहले की एजुकेशन थी, and we were the country of universities, चाहे लिच्छवी हो, चाहे तक्षशिला, नालंदा हो, वल्लभी हो. यूनिवर्सिटी सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया, और अक्रॉस द ग्लोब हमारे यहाँ लोग हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली आते थे. यू माइट हैव हर्ड अबाउट ह्वेनसांग के बारे में आपने पढ़ा होगा. मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, जिसमें भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से, और ये विश्वविद्यालयों का देश था. विश्वविद्यालय मीन्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से यहाँ जब पढ़ने आते थे तो वो विश्वविद्यालय का सिस्टम था, और भारत ही ऐसा देश था जहां पे सारी दुनिया से लोग एजुकेशन को इतना महत्व दिया जाता था. बाद में क्या हुआ, खैर दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, आई वोंट गो इनटू दैट. मगर आज का जो टॉपिक है आपका, जब 21st सेंचुरी की बात होती है, इन आवर कंट्री, यू ऑल नो 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में जब हमारे यहाँ मिशनरी सिस्टम आया, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में लैंग्वेजेस को जिस तरीके से चेंज किया गया, प्राइमरी एजुकेशन में देवर गुरुकुल थे, मकतब थे, मदरसा थे, फिर मिशनरी स्कूल्स भी हुए. But somehow higher education was not into that condition. You all might have heard कि गांधी जी वकालत करने विदेश में गए, नेहरू वकालत की पढ़ाई करने गए थे, गोखले गए थे, and when गोखले returned from abroad और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में उन्होंने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, तो देश में धीरे धीरे थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के बारे में जागृति आ रही थी. यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा भारत में नहीं थे.
राधाकृष्णन कमीशन जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस 1949 में, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वाज हेडिंग, ही वाज चेयर, और उनकी जो पूरी कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशंस। और उसके बाद रिफॉर्म्स आए इन हायर एजुकेशन। बीएचयू वगैरह तो थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी था, तो चेन्नई में, साउथ में, कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सारे जगह हायर एजुकेशन पे एस्टेब्लिश थे। धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा, और क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी देयर, दिस केम आफ्टर राधाकृष्णन कमीशन। यू ऑल नो, उसके बाद मुदालियर कमीशन केम इनटू 1952, जिसमें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी तो उस समय नहीं कहलाता था, मैट्रिक था, और मैट्रिक के बाद सीधे हायर सेकेंडरी होता था, कॉलेज शुरू हो जाते थे आफ्टर 11th। तो ये सारी चीजें चल रही थी देश में। वेस्ट बंगाल, बिहार, इनमें अलग सिस्टम था, साउथ में कहीं 10वीं था, कहीं 11th का हायर सेकेंडरी था। ये सिस्टम, दिस सिस्टम वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया। कोठारी कमीशन आता है 1964 में, इंप्लीमेंट होता है, 62 से उसका शुरू होता है रिकमेंडेशन देना, 63 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और 1964 से कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन होता है। एंड इट वाज कॉल्ड इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। क्यों इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया? बिकॉज इसने न केवल एलिमेंट्री एजुकेशन, न केवल सेकेंडरी एजुकेशन, न केवल हायर एजुकेशन, इट गेव रिकमेंडेशन ओवर अदर स्ट्रीम्स, विमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। अगर आप लोगों ने कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आप इसको पढ़िए। what kind of science education should be there, what kind of, it covered every aspect. And after the recommendation of Kothari Commission, 10 plus 2 plus 3, ये सिस्टम आया हमारे यहाँ। जो पहले था कि हायर सेकेंडरी है 11th तक, और उसके कहीं हाई स्कूल है, यूपी में जैसे अभी भी आप लोग जो यूपी के हैं आप जानते होंगे, वहां पे हाई स्कूल कहा जाता है 10वीं को। दिल्ली में सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है। तो ये अक्रॉस इंडिया अलग अलग राज्यों में नॉमेनक्लेचर अलग अलग था, और कहीं 11वीं के बाद ग्रेजुएशन होता था, कहीं 12th के बाद ग्रेजुएशन होता था। बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, 10 plus 2 plus 3 का कॉन्सेप्ट आया। उसके पहले +2 भी कहीं कहीं चलता था, बाद में भी चलता रहा। जैसे मैंने बीएससी किया है तो हमारे टाइम में 2 ईयर का बीएससी होता था। जहां पे मैं थी वहां ऑनर्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस यूनिवर्सिटी में। कुछ अक्रॉस इंडिया कहीं 2 ईयर का ग्रेजुएशन होता था, कहीं 3 साल का होता था, मगर धीरे धीरे ग्रेजुअली इट वाज ऑफ 3 ईयर्स। ये सिस्टम चलता रहा। 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है, कंप्यूटराइजेशन की बात होती है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रही हूँ, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल कम टू, मुझे लगता है वी विल सिंक इन टू द टॉपिक, जब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि भारत में क्या सिस्टम था। तो भारत में कोठारी कमीशन के बाद आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन, इस पे बात होती है। कंप्यूटर आया एजुकेशन सिस्टम में, और चीजें फास्ट हो गई। अब ये स्थिति है कि रिसर्च में भी एसपीएसएस आ गया है, रिसर्च में भी ग्लोबली हम सारी चीजें देखते हैं। तो इसका श्रेय जरूर मैं दूंगी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल सिस्टम में आए आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं जहां भी जाती हूँ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, जो अभी की पॉलिसी है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि वो दैट वाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अभी जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और क्योंकि 2020 में इसको लागू किया गया है, तो ये कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये तो हुआ हमारे देश का सिनेरियो। हम इस पे बाद में आएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिकमेंडेशन है, एंड हाउ वी आर सिंकिंग ग्लोबली विद 21st सेंचुरी स्किल, व्हाट आर 21st सेंचुरी। आई वाज डिस्कसिंग इट इन इंडियन सिनेरियो।
अब पूरी दुनिया के सिनेरियो में आप देखिए, पूरी दुनिया में शिक्षा की जो स्थिति थी, यूरोप का मैंने आपसे बताया कि 17th और 18th सेंचुरी में जब एजुकेशन वहां पे आया, साइंस एजुकेशन आया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ तो विज्ञान की बहुत पुरानी परंपरा है, हजारों साल से हमारे यहाँ षट दर्शन था, विज्ञान था, गणित था, वैदिक गणित आज भी सस्टेनेबल है। मगर यूरोप में जब 17th और 18th सेंचुरी में साइंस एजुकेशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, देन ये बात की जाने लगी कि कैसे साइंस को पढ़ाया जाए, कैसे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किया जाए। मैनेजमेंट एजुकेशन आया, मेडिकल एजुकेशन आया, क्योंकि प्लेग उस समय बहुत फैला, महामारियां आई यूरोप में, और इस तरीके के एजुकेशन को चलाया गया। लेकिन स्टिल कॉलोनाइजेशन था। हम भी अभी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के, कॉमनवेल्थ के कंट्रीज में आते हैं। कॉमनवेल्थ मतलब ब्रिटिश क्वीन के अंडर जो वेल्थ रहे, जो कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहे जाते हैं। डच, पोर्तुगीज, ये लोग सारी दुनिया में गए, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे, अमेरिका में पहुंचे, कनाडा में पहुंचे। और एजुकेशन तब भी पूरी दुनिया में देयर वाज अ लिटरेसी डिवाइड। अफ्रीकन कंट्रीज एक तरफ से अंधकार में थी, और जो भी कंट्रीज कॉलोनलाइज हुई थी, उनकी भाषा, संस्कृति, एजुकेशन वाज डिमोलिश्ड, बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मनी was the main focus of colonization। colonize इसीलिए किया था कि आपके यहाँ कच्चा माल, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सारी चीजें, मनी मेकिंग था। लेकिन थोड़ा बहुत चैरिटी करना है तो कुछ लोग जो अच्छे थे उन्होंने, जैसे वुड्स डिस्पैच हमारे यहाँ, या बहुत सारी चीजें आई। लेकिन ये बात अलग है कि मैकॉले ने हमारी भाषा को खत्म किया, हम उनके लिए जरूरत थे तो उन्होंने हमें यूज किया। तो अक्रॉस ग्लोब अफ्रीकन कंट्रीज में भी इलिटरेसी थी, कुछ ऐसे देश थे जो कॉलोनाइज थे, वहां भी लिटरेसी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 1945 में यूएन बनता है, यूएन कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में जुड़ते हैं, तो उसके बाद यूनेस्को का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनिसेफ का नाम सुना होगा, इन सब ने एजुकेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया। और ये हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी ग्लोबली। तो डेलर कमीशन, डेलर कौन थे? डेलर वाज द चेयरमैन। हमेशा किसी कमीशन का जो चेयरमैन होता है, उसके नाम से उस कमीशन की रिपोर्ट जानी जाती है। तो डेलर थे कमीशन में, और यूनेस्को ने इसको स्टेब्लिश किया था कि अक्रॉस ग्लोब व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी। हमारे यहाँ से महाराजा कर्ण सिंह, ही वाज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन दिस डेलर कमीशन, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी, दैट वाज कंसिडर्ड डेलर कमीशन रिपोर्ट। अभी भी आप देखेंगे अगर उसको, तो दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट लर्निंग द ट्रेजर विद इन। आप सर्च करिए और आप देखिए। इसको 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेशन कहते हैं। ये 4 पिलर्स क्या हैं? चाहे अफ्रीका हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत हो, का पूरा भारत हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, या यूरोप हो, पूरी दुनिया में एजुकेशन के 4 मोर स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। पहला है लर्निंग टू नो, whether it is in school education, whether it is in technical education, whether it is in medical education or in higher education, learning to know globally, first pillar और first aim of education should be जानने के लिए सीखना। लर्निंग टू नो, हम आप क्यों पढ़ाते हैं, क्लास में जाते हैं ना, और हमारे स्टूडेंट क्यों सीखते हैं? जानने के लिए। दे वांट टू अक्वायर नॉलेज, दे वांट cognitive development, this should be the first pillar. Another is learning to do whatever you have learned, वो डूइंग एस्पेक्ट में ट्रांसलेट होना चाहिए। हमेशा थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है ना। अगर आपने लर्न किया है, तो अगर वो थ्योरी में नहीं आता है, तो लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, वजूद के लिए। मैं क्या हूं? मैं अगर प्रोफेसर हूं, दीप्ति जी हैं, आप लोग हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी मेंबर हैं, आप बनना चाहते थे ना, एजुकेशन फील्ड में आप आना चाहते थे, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। तो वजूद, कुछ बनने के लिए लर्निंग टू बी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। कितने भी पढ़े लिखे आप हैं, अगर आप में मानवता नहीं है, आपके व्यवहार से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर
टेररिज्म हम कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन के पास तो बीटेक की डिग्री थी, मगर उसने ह्यूमैनिटी को तकलीफ दी, तो डू यू थिंक कि वो एडुकेटेड था? देयर इज डिफरेंस बिटवीन education and literacy. Being literate doesn't mean you are educated, well educated. So learning to live together was the fourth pillar of डेलर कमीशन. डेलर कमीशन के रिपोर्ट में एक खास बात और थी, सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो में बात की गई ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की. फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू एजुकेशन की बात की गई, फॉर द फर्स्ट टाइम विन एजुकेशन की बात की गई, एंड पीस एंड जेंडर की बात की गई. ह्यूमन राइट्स, पीस, जेंडर, विमेन एजुकेशन. पहली बार किसी कमीशन ने बोला कि ह्यूमन राइट्स भी जरूरत है पढ़ाने की. विमेन एजुकेशन, पीस, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े वर्ल्ड वॉर के बाद जरूरत थी पीस एजुकेशन की. तो डेलर कमीशन डिस्कस्ड अबाउट दिस. उसके बाद आता है मिलेनियम 2020 गोल्स. यूनेस्को बात करता है कि बाय द ईयर ऑफ 2020 पूरी दुनिया में इसके 8 गोल्स थे, 8 गोल्स थे मिलेनियम 2020 के. नो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ये सारी चीजें थी कि दुनिया से हम भूख को खत्म करें, गरीबी को खत्म करें, एजुकेशन को लाएं, सस्टेनेबिलिटी लाएं. तो मिलेनियम 2020 यानी 2020 तक हमें पूरी दुनिया के जो यूएन के सदस्य हैं उनको ये 8 गोल प्राप्त करने थे कलेक्टिवली. बट समहाउ, जैसे 5 ईयर प्लान्स में भी हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, हम नहीं कर पाते हैं. बहुत सारी कमीशंस में भी होते, नहीं हो पाता. सर्व शिक्षा अभियान में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, इतना बड़ा देश है, अब समग्र शिक्षा में उसको लेकर आए हैं, समहाउ चीजें नहीं हो पाती हैं. Then it was thought that it should be sustainable development goals by 2030. So millennium 2020 के जो 8 goals थे, those converted into sustainable development goal 2030. अभी भी across the globe सारी दुनिया के देशों को यूनेस्को के ये जो 17 गोल हैं, जो मिलेनियम, जो सस्टेनेबल, इनको एसडीजी गोल्स कहते हैं, 2030 तक, अभी 2024 चल रहा है, 6 साल और बचे हुए हैं, तब तक हमें 100% लिटरेसी लानी है. ये सारी चीजें एक गोल रखा जाता है, यूनेस्को ने रखा. तो मैं जिस एनईपी की बात कर रही हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, it is in sync with these SDG goals of UNESCO. Sustainable, what is sustainable? क्या होता है सस्टेनेबल? सतत क्या होता है? जो बहुत समय तक जिसका इम्पैक्ट रहे. आप लोग रिसर्च करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, टॉपिक देते वक्त हम लोग कहते हैं कि एफिकेसी पे काम कर लो, इम्पैक्ट पे काम अभी किसी विषय में कहते हैं हम नहीं करो. क्यों नहीं करिए? क्योंकि इम्पैक्ट, जब टॉपिक आपका सिलेक्शन होता है, टॉपिक पे जब हम बात करते हैं, वी ऑलवेज से दैट इम्पैक्ट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. जैसे एनईपी 2020 है, इस पे तो भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, आप इसकी एफिकेसी देख सकते हैं, मगर इम्पैक्ट 10 साल बाद पता चलेगा. उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट, क्योंकि 20-30 साल हो चुके हैं, तो आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं. तो देर इज डिफरेंस एफिकेसी एंड इम्पैक्ट. सेम ऐसा ही होता है कि जो एनईपी 2020 चल रहा है और 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बात की गई कि क्या क्या इस सेंचुरी में स्किल्स किए जाएं. भाई 2024 चल रहा है ना, ये 2024, इट मीन्स 21st सेंचुरी है. इसमें व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स शुड बी, जो हमें किस तरीके से सिंक इन करे एजुकेशनल गोल से. तो एनईपी बात कर रही है स्किल्स की. एनईपी बात कर रही है सबसे ज्यादा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, जैसे डेलर कमीशन के मैंने आपको पिलर बताए कि इट टॉक्ड अबाउट 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग द ट्रेजर विद इन. Our National Education Policy 2020 is based on 5 major aspects. One is access, इक्विटी, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एजुकेशन. और ये पांचों चीजें होंगी भारत केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत.
इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन, भारत केंद्रित शिक्षा जिसमें हमें अपनी भाषाओं पे गर्व हो, अपनी संस्कृति पे गर्व हो, हमारा जो विरासत है उस पे गर्व हो। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया कि ग्लोबली किस तरीके से डेलर कमीशन आया, देन मिलेनियम 2020 आया, देन मिलेनियम 2030 आया, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन चलते रहे, और कैसे भारतीय कंडीशन में 1949 में राधाकृष्णन कमीशन आता है, 52 में मुदालियर आता है, फिर कोठारी कमीशन 64 में आता है, 86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, नाउ 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और हायर एजुकेशन फ्लोरिश्ड। टाइम टू टाइम हायर एजुकेशन, कभी लॉ एंड लीगल को महत्व दिया गया क्योंकि देश में वकीलों की जरूरत थी, कभी मेडिकल एजुकेशन को महत्व दिया गया, कभी टेक्निकल एजुकेशन की। टुडेज वर्ल्ड इज आईटी, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आईटी इंटरवेंशन की बात चल रही है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनकी भी बात करती है। नाउ वी विल कम टू अवर टॉपिक, हमने काफी कुछ इसका बेस देख लिया है, एंड आई विल रिक्वेस्ट दीप्ति जी प्लीज शेयर द स्लाइड्स, और इसको हम देखेंगे कि व्हाट इज द एजुकेशनल हायर एजुकेशन सिनेरियो। Yeah, this is the topic, higher education system and its role in 21st century, mission and challenges of higher education system. Yeah, next slide please. इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफ व्हेन वी आर डिस्कसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन जो है, मिनिस्ट्री जो है, अभी जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, वो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर से बना दिया गया। शुरू में आफ्टर इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, मगर वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आया, और फिर इसको कहा गया कि नहीं, एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको वी कैन नॉट इग्नोर कि एजुकेशन शुड बी गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंस एंड एम्फेसिस ऑल्सो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचआरडी, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, और इसकी दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DOSEL, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो एनसीईआरटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, एनसीटीई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में है। और हायर एजुकेशन में AICT है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो रेगुलेटरी बॉडी है, UGC है, और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो UGC के अंतर्गत है, और टेक्निकल जो है वो AICT के अंतर्गत है। इस तरीके से आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री के मेजर दो डिपार्टमेंट है, एक में स्कूल एजुकेशन से और लिटरेसी से रिलेटेड काम होता है, पॉलिटेक्निक है, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और दूसरा होता है हायर एजुकेशन जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे बात होती है। एक और संस्थान है NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये स्किलिंग पे काम करता है अक्रॉस इंडिया, और जो पॉलिटेक्निक है, ITIs हैं, दीज ITIs, पॉलिटेक्निक स्किल्स, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सब NCVT के अंतर्गत आते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो पार्ट हुए। अब जब हायर एजुकेशन को आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्रूड है, डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू मैंने लिया है क्योंकि अभी अपडेटेड मुझे नहीं मिला है मिनिस्ट्री वेबसाइट पे। आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नंबर कितना है, देन आप देखिए इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, बहुत सारे नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है अक्रॉस द ग्लोब, या फिर इन वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे आप देखते हैं ना कि यूरोप में राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती है, हमारे यहाँ पे जैसे है, हमारा ब्रिटेन की तरह राइट में है, वहां पे लेफ्ट में होता है। सेम यहीं पे यहाँ पे हमारे यहाँ कहा जाता है, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स लिखते हैं ना, जैसे DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
दैट इज नॉट पब्लिक, दैट इज प्राइवेट स्कूल। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा समझा जाता है। वेस्ट में ये होता है कि जो पब्लिक स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल होते हैं, स्कूल सिस्टम वहां पे। और हायर एजुकेशन वहां का मोस्टली प्राइवेट होता है, चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, जितनी यूनिवर्सिटीज वहां पे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और स्कूल में वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। हमारे यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा सा नीची दृष्टि से, हालांकि अब स्थिति बदल रही है। और इन अवर कंट्री जो पब्लिक स्कूल्स है, सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल्स है, वो उसको पब्लिक स्कूल कहते हैं। इट हैज बीन मेंशन्ड, जो पॉलिसी आप पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो पब्लिक स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है वो पब्लिक लिखते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाए और उनको बोला जाए कि अपने नाम से पब्लिक हटाएं। तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 158 है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 460 है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 457 है, ये पूरे भारत का डेटा है। उसके बाद स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे नेशनल लेवल पे इग्नू है, इट इज नॉट अ स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज अ नेशनल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेवल के स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, दिल्ली में ही है तीन, देर आर थ्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया एंड जेएनयू, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, या इस तरीके के 5-6 यहाँ पे दिल्ली स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं। आपके राज्यों में भी होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश मुझे सबसे पहले दिख रहा है, तो इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, मगर वहीं पे अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, तो देर इज डिमार्केशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहले 5 थी, उसके बाद 13 हुई, उसके बाद अब तो बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। दिस इज द डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, जिनको ये कहा जाता है जिनके पास कुछ कमियां होती हैं, उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। मान लीजिए उनके पास उतनी जमीन नहीं है, या रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, ये बोला जाता है कि यू कंप्लाई दीज रिकमेंडेशन, यू कंप्लाई, और आप जब इसको कर लेंगे तो आपको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी, देयर आर डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देयर आर डीम्ड प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी कहा जाता है। देन सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने जिसकी बात की कि इग्नू जो है सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं। इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में अंतर ये होता है कि यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोवाइड करने की छूट होती है, यूनिवर्सिटीज कैन प्रोवाइड डिग्रीज। अब जैसे आईआईटीज हैं, आईआईएम आईआईएम है, ये पहले डिग्री नहीं देते थे, इनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ता था। और बाद में इनको ये बोला गया कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनिए, या फिर आपको हम इक्विवेलेंस देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये दे सकते थे आईआईएम, ये डिग्री नहीं देते थे। इसलिए इनका आप देखेंगे बाकी जगह एमबीए की डिग्री होती है, मगर आईआईएम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाता था। सेम हमारे यहाँ, जैसे दीप्ति जी आप भी सहमत होंगी कि एनसीईआरटी में जो रीजनल इंजीनियरिंग, सॉरी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, आरआईईज है, दे आर एसोसिएटेड विद सेवरल यूनिवर्सिटीज। जैसे भुवनेश्वर में है या बेंगलोर में है, तो मैसूर में है, सॉरी, तो वो किसी यूनिवर्सिटी से होते थे, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंडेट डिग्री देना नहीं था। तो नाउ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज कि इनको हम अथॉरिटी दें, बिकॉज इनका अपना इंपॉर्टेंस है, दे आर डूइंग सो गुड, सो दे शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डिग्रीज। एनसीईआरटी को तो खैर अब यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया जाने वाला है। तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट यूनिवर्सिटी कितने हैं, यू कैन सी इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, जैसे स्टेट के लेजिस्लेचर एक्ट के एमिटी यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट के लेजिस्लेशन एक्ट के अंतर्गत है। देन डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड भी होती है, अदर्स। सो दीज आर द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। आप जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं, इतने तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं इन हायर एजुकेशन। आईआईटी, आईआईएम, इनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है।
उनको हम नेशनल इम्पोर्टेंस में डाल देते हैं। तो उसके अलावा आप देखेंगे ऑल इंडिया एस्टिमेटेड एनरोलमेंट फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स फॉर सर्वे 21-22, एक सर्वे हुआ है, उसमें आप नंबर देख लीजिए, इसमें ऑल कैटेगरीज में फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी ऑल कैटेगरीज, देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये नंबर दिया गया है। If you see at the right side, 4.33 crore students are currently enrolled in a higher educational institution, up to from 4.14 crore 2021 में ये आया, and 3.42 crore in 14 and 15 में था। फीमेल एनरोलमेंट यू कैन सी हायर एजुकेशन में इंक्रीज होता है 2.07 करोड़, इसमें 32% रिमार्केबल इंक्रीज वाज सीन फ्रॉम ईयर 14-15। ठीक है, देन आप कहेंगे कि विच स्टेट्स, देन द टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट आर, नंबर देखिए, स्टेट बड़ा है, स्टूडेंट भी बहुत है, एनरोलमेंट पे भी कोशिश हुई है। देन उत्तर प्रदेश, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, and Rajasthan. They constitute 53.3% of the total student enrollment. फिर आप नीचे देखेंगे, total number of pass outs has increased to 1.07 crores in 21-22 against 95.4 lakh in 2021। देखिए, स्कूल एजुकेशन का जो असर की रिपोर्ट है या परख की रिपोर्ट है, असर में आमतौर पे ये प्रथम ने जो रिपोर्ट दिया उसको असर की रिपोर्ट कहते हैं, उसमें स्कूल के बारे में तो है, हायर एजुकेशन पे कहीं कंपाइल्ड एज सच नहीं है, लेकिन काम इस पे चल रहा है। एंड आई एम होपफुल कि बहुत जल्दी यूजीसी कोई ऐसा डेटा आपको देगी, सक्षम हो पाएगी, जिसमें ये सारे के सारे डेटा जो हम अभी देख रहे हैं वो हमें अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दीप्ति जी। अब आप देखेंगे कि इसमें हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 क्या कहती है, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स। आप पहले राइट साइड में देखिए, लेफ्ट में हम थोड़ा बाद में आएंगे। ये बात कर रही है, इट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया गया है इंडिया में, एंड वी आर आल्सो थिंकिंग, यूएई में काम भी हो गया है, कुछ दूसरे कंट्रीज में वी हैव टू एस्टेब्लिश अवर कैंपस, हमें वहां करना है। आईआईटी की बात हुई है कि यूएई में हम आईआईटी करेंगे, एनसीईआरटी ने भी अपना वहां पे कैंपस की बात की है, स्कूल एजुकेशन में सीबीएसई इज आल्सो वर्किंग इन दैट एरिया, एंड एनहेंस जीईआर, व्हाट इज जीईआर, gross enrollment rate to 50% by the year 2035। देखिए, स्कूल एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान पे बहुत काम हो रहा है, बात की, उसके बाद समग्र शिक्षा आ गया, सर्व शिक्षा अभियान को हमने समग्र शिक्षा में मर्ज कर लिया, और उसमें न केवल 18 इयर्स, हमने बात की कि 12th स्टैंडर्ड तक हम इसको बाई 2030 100% लिटरेसी रेट कर देंगे, जो अभी 83% के करीब है स्कूल एजुकेशन में। बट कुछ ऐसे रीजन हैं, जैसे 10th किया, 12th किया तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि बिकॉज दे वर हैविंग मिड डे मील, स्टूडेंट्स वर हैविंग मिड डे मील, एंड बिकॉज इट वाज फ्री एंड कंपल्सरी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का आया, सो पेरेंट्स वेर हैप्पी कि बच्चे तो जाते हैं वहां पे, खाते पीते हैं, और उनको फ्री में किताबें मिल रही हैं, फ्री में यूनिफॉर्म मिल रहा है, काफी स्कॉलरशिप भी मिल रही है, 18 साल तक तो वो पढ़ते हैं, मगर उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस घर की ऐसी होती हैं, या 10th का उनको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो कुछ स्किलिंग करने लगते हैं, कहीं जॉब करने लगते हैं, एक डिस्पैरिटी तो है ही देश में, तो वो हायर सेकेंडरी में नहीं जाते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट फ्री एट हायर सेकेंडरी लेवल। 18 साल की उम्र तक, 10वीं तक तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल गया, उनको मिड डे मील मिल गया, जूते मिल गए, ड्रेस मिल गई, सब चीज मिल गई, पेरेंट्स के लिए भी वो बोझ नहीं होता है उनको भेजना।
तब तक उनका एडोलेसेंट आ जाता है, एंड बिकॉज देयर एडोलेसेंट कंडीशन कम्स, गरीबी इतनी है, घर में बहुत परिवार बड़ा है, पॉपुलेशन, इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, देन पेरेंट्स सेंड देम, ठीक है आप अपना कोई भी काम करो, रोजगार कर लो, कुछ नहीं तो पंचर ही बनाएगा, बाजार में सब्जी बेचेगा, गुब्बारे बेचेगा, गाड़ी का ये साफ करेगा, छोटी छोटी फैक्ट्री में, दुकानों में काम करने लग जाएगा, होटल्स में करने लगेगा, रेस्टोरेंट में करने लगेगा। बेटियां ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ के क्या करेंगी, शादी कर देंगे पेरेंट्स, या घर के काम करो। तो वो जो माइंडसेट है ऑफ पेरेंट्स का, जहां पे क्योंकि लोअर मिडिल क्लास या बहुत ज्यादा गरीबी है, लोअर इनकम ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन को आगे पढ़ाने में नहीं देता है। सो इट गिव्स इम्पैक्ट ऑन द एनरोलमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक ड्रॉप आउट रेट है, पढ़ाई को छोड़ने का रेट है, और देर इज नो इंटरेस्ट इन हायर एजुकेशन, छोटे मोटे काम धंधे में लग जाए। तो वी वर डिस्कसिंग कि दे आर नॉट गोइंग टू द हायर एजुकेशन, और इससे एनरोलमेंट रेट जो है, जो जीआर है हायर एजुकेशन का, बहुत कम है। अभी मुझे एकदम आइडिया नहीं है, आप में से कोई लिख सकता है यहाँ पे कि कितना जीआर है हायर, मेरे ख्याल से 38 या 36% जीआर है। बट वी आर प्लानिंग की आफ्टर 2035 जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है, एनईपी it is giving strong recommendation that it should be 50% by 2035. What NEP says about holistic and multidisciplinary education? काफी जगह 4 ईयर का है, और जो पहले व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट 10+2+3 इन कोठारी कमीशन, ये बात करती है 5+3+3+4 की इन स्कूल एजुकेशन। अब कोई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नहीं रहेगा, पूरा सेकेंडरी रहेगा, फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद जो प्राइमरी आता है या उसके बाद सेकेंडरी में आके खत्म हो जाता है, वो सेकेंडरी ही कहा जाएगा, सीनियर सेकेंडरी नहीं कहा जाएगा। 10th और के बोर्ड की भी हटाने की बात की गई है, और 12वीं के बाद it will go to higher education, and again higher education में multiple entry and multiple exit का प्रावधान है। यानी अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर कर दिया है, हालांकि बीए बीएससी की भी बात खत्म की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि इसको अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड करेंगे, और साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम, देयर विल बी नो बाउंड्री बिटवीन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा। आफ्टर 1 ईयर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा, इस तरीके का प्रावधान भी है, स्किल का भी प्रावधान है। और उसके साथ साथ इफ यू आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, या आपके कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसे हुए कि यू आर नॉट able to continue your education, your credit will be in a bank, academic bank of credit, ABC जिसको कहते हैं, that will be आपके जमा रहेंगे। जब आपको मन होगा you can come back, और आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आपके फर्स्ट ईयर के जो क्रेडिट है दैट विल बी काउंटेड। अब तक क्या होता था, आपने अगर पढ़ाई छोड़ दी है तो अगेन यू हैव टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर, और उसके बाद अगेन यू हैव टू कंटिन्यू। बट नाउ इट इज कि इफ यू कम इन द सेकेंड ईयर और यू कम इन द थर्ड ईयर, तो आपके पहले 2 साल के क्रेडिट जो आपने पढ़ाई की है वो आपके बैंक में रहेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड। आपका ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट यही है जब आप निकल गए। लेकिन ये नहीं कि सारी जिंदगी, जैसे इग्नू में है, इन 7 years यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री। इन ओपन स्कूलिंग एनआईओएस में ये है 5 years में, इग्नो में 5 years है, इसमें 7 years है, यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन। इसमें n/2 का प्रावधान है, यानी इफ यू हैव अ कोर्स ऑफ 4 years, आप 8 साल के अंदर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है विथ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। सेम इज अगर आपका 2 साल का है कोई कोर्स, आपका एक कोर्स 1 year का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें भी आपको है 1/2, 2 साल में आपको करना है, ये नहीं कि 10 साल के अंतर्गत आप करेंगे। सो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट,
N/2 का आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कर सकते हैं। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। देन ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी गई है, दे कैन मेक देयर ओन कोर्सेज। अभी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी से आपको लेना पड़ता है, इधर यू टेक permission from AICT or UGC, and only those courses which are recognized by UGC or AICT or NCTE, only you can introduce those courses in your organizations. But institutions of repute, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कुछ को हिंदू कॉलेज को बोला गया है या सेंट स्टीफेंस को बोला गया है, या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना उनको ऑटोनॉमी दी जाती है क्योंकि बहुत अच्छे हैं। साइंस का जो है बैंगलोर में, या मान लीजिए नरसिंह मोहन जी है मुंबई में, या कुछ इस तरीके के हैं, SNDT है, इन्होंने अगर बहुत अच्छा कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस किया है या इनको परमिशन मिल जाती है ऑटोनॉमी की, देन दे आर अलाउड बिकॉज ऑफ देयर रिप्यूट। वो कुछ अपने societal needs के according they can introduce the courses, they can run the courses without taking permission from the regulatory body, but their accountability stands। उनको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, और उन कोर्सेज को देश के एम्बिट में, ऐसा नहीं कि उसमें देश विरोधी चीजें लिख दी हैं या उन्होंने विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के परमिशन से कुछ ऐसा कर लिया है। देन इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, everybody can take education, it should be inclusive, color, caste, creed, religion, इनकम लेवल, इन सारी चीजों को इंक्लूसिव वे में, स्पेशल एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली स्पेशल एजुकेशन। जो माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स का आप लोग देखते होंगे, स्पोर्ट्स कोटा होता होगा एडमिशंस में, और समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, all should be inclusive in educational scenario, and thus when you make the education inclusive, equity will come। when you provide the equality, equity will come। so this is the point। then आप इसके बाद देखेंगे फिफ्थ सिक्स्थ है आपका रिसर्च एंड इनोवेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा जोर देती है रिसर्च एंड इनोवेशन पे। इनफैक्ट देयर आर प्रोविजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। एक है जिसमें रिसर्च एंड एजुकेशन दोनों होता है, और दूसरा है जिसमें रिसर्च यूनिवर्सिटीज की काफी बात की गई है, और एक इसमें सिर्फ एकेडमिक होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी आपको नहीं दिख रहे, मगर धीरे धीरे हम वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 3 काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन हायर एजुकेशन। देन करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रेडिट ट्रांसफर, मैंने ये डिस्कस किया आपको। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आप लोग देखिएगा, यूजीसी की भी वेबसाइट पे है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की मैं भी एक पार्ट थी इसके, जो हम लोगों ने जो दिया है देश को, और प्रोफेसर कलसी, सॉरी डॉक्टर कलसी वाज द चेयरमैन, और बाद में फिर इसका एक एडवाइजरी कमिटी बनी और यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी वाज द चेयर। तो हमने जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया है उसमें क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोविजन है। मान लीजिए कोई ITI का बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में आना चाहता है, तो वॉट एवर सब्जेक्ट्स, वॉट एवर क्रेडिट्स ही वॉज हैविंग, शी वॉज हैविंग इन हिज डिप्लोमा, दैट विल कम इन द इंजीनियरिंग। बीटेक में जब आएगा तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोविजन होगा। और अगर वो बीटेक से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में आना चाहता है, या कोई ह्यूमैनिटीज का बीटेक में आना चाहता है, again I will reiterate that there will not be any boundary between humanities, commerce, science, engineering and technology। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हमारा माइंडसेट ही है कि हम BA के हैं, हम BCom के हैं, हम BSc के हैं। ग्लोबली पूरी दुनिया में 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट है, हमारे यहाँ नहीं है। नाउ DU हैज आस्क्ड स्टूडेंट्स कि आप 3 ईयर का करना चाहते हैं या 4 ईयर का करना चाहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने 3 ईयर का ऑप्शन दिया उनका भी चल रहा है, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं हो सकता है। तो 3 ईयर का भी कुछ लोगों ने किया, कुछ ने 4 ईयर का किया है। 4 ईयर में 4th ईयर विल बी रिसर्च ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें,
डिफरेंट डिजर्टेशंस होंगे, और जो 4 ईयर होगा उनको भी नैक की बात चल रही है कि वो नैक का एग्जाम दे सकेंगे, बट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 1 ईयर। जो 3 इयर्स का कर रहे हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का होगा, एंड दोज हु आर डूइंग 4 ईयर दे उनका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का होगा। एमफिल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सो रिसर्च एंड इनोवेशन का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, there are 3 kinds of universities: one academic university, another is academic as well as research, and third is specifically for the purpose of research. Then curriculum flexibility and credit transfer, जो हमने बात की थी, flexible हो, even if you are interested in music and you are doing physics, studying physics. हमारे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास बस 4 जोड़ी कपड़े और एक वीणा, ये था। सी द मिसाइल मैन वॉज सो मच इनटू वीणा प्लेइंग। तो ऐसा नहीं है कि कोई साइंस का है तो उसको कला में, नृत्य में, संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, बट व्हाट वी डिड, हमने कंपार्टमेंट बांट दिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो, आपको म्यूजिक से मतलब नहीं है, आपको पोएट्री से मतलब नहीं है, आपको डांस से मतलब नहीं है, या फिर जो डांस और म्यूजिक में वो गणित नहीं पढ़ सकता, वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। सो दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़िए। प्रोजेक्ट इंटर्न ह्यूमैनिटीज में भी होंगे। स्किल कोर्स को अनिवार्य किया जा रहा है कि इवन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इवन इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉल साइंस, आप अगर उस सब्जेक्ट के भी हैं, आप स्किल का एक कोर्स करिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन जॉब सीकिंग। स्किल आपको रोजगार देने में सहायक होगा। सो दिस इज करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। और क्रेडिट ट्रांसफर की मैंने बात की कि क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रेडिट्स जमा हो जाएंगे। आपका जो विषय है आप उससे दूसरे स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो जो कंपैटिबल है, वॉट एवर सब्जेक्ट वी आर यू आर रनिंग रीडिंग देयर, अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे आप कर चुके हैं तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। कुछ सालों बाद ये आपको पूरी तरीके से मटेरियलाइज होता दिखेगा। बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज में ये शुरू हो गया होगा। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पूरा का पूरा ई पाठशाला आपका स्कूल एजुकेशन में है। वर्चुअल लाइब्रेरी आ गई है, ई लाइब्रेरी आ गई है, यूजीसी ने लाइब्रेरी को किया है, शब्द सिंधु मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन होप ने किया है, जो डिक्शनरी है, डिजिटल लिटरेसी साइंटिफिक डिक्शनरी अवेलेबल है। तो आपका जो टीचिंग लर्निंग है डिजिटलाइज्ड हो गया है। हम अभी जो बात कर रहे हैं एआई इंटरवेंशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। डिजिटल हम लिटरेसी की बात हो रही है, हम जूम, गूगल मीट इसके द्वारा पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिजिटल चीजें आ गई हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देयर इज अ 360 चेंज, और पूरा का पूरा ये जो मदन मोहन मालवीय मिशन है जिसमें हम सब इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा इंटरवेंशन है? देन ये है डिसमेंटलिंग ऑफ द यूजीसी एंड एआईसीटी। बात की गई है कि यूजीसी और एआईसीटी जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी हैं, ये सबको हटा के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हेकी में लेकर आएंगे, और इस पे काम भी शुरू हो गया है, मीटिंग हो गई, और बहुत जल्दी इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है क्योंकि काफी काम इस पे चल रहा है। और इसको क्या रूप दिया जाए, किस तरीके से इसको किया जाए, इस पे चर्चा चल रही है। देन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, ऑलरेडी मैंने कहा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी एनआईयूएस में, वहां 103 स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज थे, और वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर था, इवन इन स्कूल एजुकेशन। एंड वी आर डिस्कसिंग इन हायर एजुकेशन ऑल्सो। टेक्निकल एजुकेशन है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तो है ही, जो कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बट इन हायर एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन डिस्पाइट ऑफ इंजीनियरिंग, डिस्पाइट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जो बीसीए एमसीए आप लोग देखते हैं, एंड बीटेक की डिग्री है, उसके अलावा भी वोकेशनल एजुकेशन टॉक्स अबाउट स्किलिंग। बहुत सारे स्किल होने चाहिए, हुनर होने चाहिए। 1937 में वर्धा में गांधी जी ने एक नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया था। व्हाट वाज दैट? नई तालीम जो था, देखिए
उस समय देश में इतनी गुर्बत थी, इतनी गरीबी थी, हम गुलाम थे, तो जहां रोटी और कपड़ा ही नहीं था, पढ़ाई वॉज अ लग्जरी, एजुकेशन वॉज अ लग्जरी। तो गांधी जी और उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हम बच्चों को आसपास के लोकल हुनर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देर इज प्लेंटी ऑफ बैम्बू, सो कैन वी मेक टोकरीज फ्रॉम बैम्बू शूट्स, कैन वी मेक सर्टेन क्राफ्ट आइटम फ्रॉम बैम्बू शूट्स, और उनको बच्चे बेचेंगे और वहां पे उनका अपना खर्चा निकालेंगे, तो पेरेंट्स के लिए ये बोझ नहीं होगा। तो वो भेजने लगे स्कूलों में। तो नई तालीम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्किलिंग, उनको हम लोकल स्कूलिंग, पॉटरी के बारे में, जैगरी मेकिंग, थोड़ा सा खेती कुछ करना, ऐसे छोटे छोटे हुनर, चरखा चलाना, कपड़े बनाना, सूत काटना। अभी भी गुजरात विद्यापीठ में आप जाइए तो वहां पे सूत काटना, तकली बनाना, कपड़े बनाना, ये सब लोकल हुनर है, इवन इन हायर एजुकेशन। तो गांधी जी ने तो नई तालीम स्कूल एजुकेशन में बात की थी। और हिंद स्वराज उनकी एक बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने आज के भारत 1937 के बाद की 100 साल का भारत में क्या क्या हुनर होने चाहिए, क्या क्या स्किल होने चाहिए, ही विजुअलाइज्ड, ही इमेजिन्ड दैट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत ज्यादा बात की गई है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन की। सो again I will reiterate, even it is in postgraduate or it is undergraduate, despite of any particular stream, vocational education and skilling should be part of these education। हिस्ट्री का भी स्टूडेंट है, पॉल साइंस का भी है, हिंदी लिटरेचर का है, इंग्लिश लिटरेचर का है, बट ही और शी मस्ट हैव अ स्किल, जिससे वो बीए और एमए की डिग्री लेके बाद में बेरोजगार ना रहे, अपना आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट। देन आप देखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट टू असिस्ट स्टूडेंट्स, एनईपी फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात करती है, टैलेंटेड बच्चों को बात करती है कि उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दें, जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दे शुड बी सपोर्टेड फाइनेंशियली। देन एनकरेजमेंट टू यूज इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा समिति बनी है, चामू कृष्ण शास्त्री जी इसको देख रहे हैं। और मातृभाषा में शिक्षा, कोठारी कमीशन ने भी त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था, मगर राजनीतिक कारणों से इसका बहुत विरोध हुआ। दक्षिण में उत्तर की भाषाओं का विरोध हुआ और उत्तर भारतीय दक्षिण की भाषा नहीं पढ़ते थे। जो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल थे, जो कि प्राइवेट स्कूल थे, इन स्कूलों ने चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, they started providing third language in these foreign languages। मगर the concept of कोठारी कमीशन was सदर्न यूनिवर्सिटीज, सदर्न स्कूल्स में, वहां पे नॉर्थ की भाषाएं पढ़ाई जाएं, ईस्ट में वेस्ट की भाषाएं पढ़ाई जाएं, वेस्ट में ईस्ट की भाषाएं पढ़ाई जाएं। मगर हम बंगला नहीं पढ़ते हैं, हम असमीज नहीं पढ़ते हैं, हम तमिल तेलुगु नहीं पढ़ते हैं, नॉर्थ के लोग, वहां के लोग हिंदी पढ़ने से, दिस वाज ऑल पॉलिटिकल। और हमने क्या किया, अपने बच्चों को फ्रेंच पढ़ाया, जर्मन पढ़ाया, हमने उनको जापानीज पढ़ाया, चाइनीज का ऑप्शन, सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया और त्रिभाषा फॉर्मूला पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब मातृभाषा में शिक्षा की बात की जा रही है। मैं कही थी, और वन ऑफ द वेरी सोशल लीडर हैं हमारे, उन्होंने इनफैक्ट मैं बताऊंगी, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में इनवाइट किया गया था मुझे, और वो सोशल लीडर भी वहां पे थे एंड फैकल्टी मेंबर्स वेयर देयर। आप में से कोई अगर होंगे उस मीटिंग में तो जामिया, आई डोंट नो देयर आर फ्रॉम जामिया मिलिया और नॉट। तो उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जर्मन भाषा में सपने देखते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो फ्रेंच भाषा में सपने देखते हैं, आप में से कितने हैं जो चाइनीज में और जापानीज में देखते हैं, नोबडी रेज्ड। आप में से कितने हैं जो हिंदी उर्दू में देखते हैं, 90% हाथ खड़े हो गए। तो ये है भाषा। हम जिस भाषा, हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है, हमारे सराउंडिंग में क्षेत्रीय भाषा जो होती है, वी आर अक्वेंटेड टू दैट। और
जब हम विदेशी भाषा में पढ़ाते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट है, घर में उसकी मातृभाषा है, बाहर वो विदेशी भाषा में पढ़ रहा है, व्हाट हैपेंस, हम इंग्लिश बोलते हैं नॉर्थ में, ना तो हम क्षेत्रीय भाषा में अच्छे हो पाते हैं, ना हम मातृभाषा में अच्छे हो पाते हैं, और हम अधकचरे रह जाते हैं। आप में से जो लोग बीएड और एमएड के होंगे, आप लोग जानते होंगे, जब हम या जो स्कूल्स में जिनका एक्सपीरियंस रहा होगा, जब न्यूली टीचर्स अपॉइंट होने के लिए आते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि एक एप्लीकेशन लिखिए। दे आर नॉट एबल टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। इतनी ज्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, हिंदी हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मैं अभी दक्षिण में गई थी तो बैंगलोर में पेरेंट्स जो डिस्कस कर रहे थे कि घर में भी इंग्लिश चलती है तो बच्चे अपनी मातृभाषा बोलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलते हैं, पंजाबी घरों में तो पंजाबी खत्म हो गई, बच्चे हिंदी ही बात करते हैं। आप में से जो लोग पंजाबी होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हमारी भाषाएं भी खत्म होती जा रही हैं, चाहे पंजाबी हो, बंगला हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो। ये पॉलिसी कहती है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएं, जिससे उनका मेंटल लेवल बढ़ेगा। देयर इज नो इंग्लिश इन जापान। चाइना ने तो पूरा का पूरा गूगल खत्म करके अपना एक शुरू कर दिया है, वो सारी चीजें उसमें से ले रहा है, मैंडेरियन पढ़ रहे हैं। क्या वो कम है? ना तो जापान कम है, ना चाइना कम है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी वहां हो रहा है, इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया पे उन्होंने काबिज हो गए हैं। तो वाई कंपल्शन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, और वो भी हमारी वो विदेशी भाषा जिन्होंने हमें ब्लैक डॉग्स कहा, हमें गुलाम कहा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षित करिए, जिससे वो अपनी इनेट कैपेबिलिटी को ज्यादा प्रकट कर पाएगा। सी एमबीए, आप में से बहुत लोग एमबीए होंगे, मैं भी एमबीए हूं। आप कभी सब्जी मार्केट आप जाइए, छोटे छोटे बच्चे अगर जो दिन में पढ़ते हैं, शाम को अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए सब्जी बेचते हैं, और इतनी जल्दी जल्दी वो हिसाब किताब करते हैं, फटाफट इतना ये इतने का उतना के। और वो जो हमारे सिल्वर स्पून वाले घर के बच्चे, वो देखिए, वो टेबल भी नहीं उनको लर्न होता है, वो फटाफट अपने मल्टीप्लाई करेंगे या अपने डिवाइसेस पे डिपेंडेंट रहेंगे। व्हाट आई मीन टू से, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वो एजुकेशन जो हमें जिंदगी जीने की कला सिखाए, ये एजुकेशन देनी चाहिए। एनईपी इसकी बात कहती है कि जो गुब्बारा बेच रहा है उसके पास भी कोई हुनर है, जो खेल रहा है उसके पास भी कोई हुनर है। तो यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा समिति भारतीय भाषाओं संस्कृत की बात कर रही है, उसको पुनर्जीवित करना। पश्तो, फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इसको भी रिवाइव करने की बात कर रही है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम एनईटीएफ का भी गठन हो गया है, सहस्त्र बुद्धि जी उसको देख रहे हैं। तो हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, हम देखिए टेक्नोलॉजी से ही रूबरू हो रहे हैं। देन रैशनलाइज्ड एजुकेशन आर्किटेक्चर, कैसे एजुकेशन का आर्किटेक्चर बने जो इकोसिस्टम हो, जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो बिटवीन ग्लोबल सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो। मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगी। माय डॉटर डिड अंडरग्रेड, 3 years अंडरग्रेड, जस्ट अभी उसने किया था। कुछ शी वॉज इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी, की वो पीजी आर्कियोलॉजी में करेगी। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज यूरोप की ऐसी थी जो अच्छी रिनाउंड, दुनिया में उनका रैंकिंग ज्यादा है, 3 years को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि उनके यहाँ 4 year का अंडरग्रेड था, और पीजी में उन्होंने 4 year को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि 4th year के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में रिसर्च प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं, और उनके पीजी में एक्सकेवेशन वगैरह ज्यादा था। तो हमारे बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से रह गए, क्योंकि उन्होंने 3 साल का अंडरग्रेड किया था। तो क्या आपको नहीं लगता है देयर शुड बी सिंक बिटवीन आवर यूनिवर्सिटीज एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज? सो इसको पाटने की इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की गई है। देन डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग पे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, और उसमें कई बार ये कहा गया है कि अभी आप लोगों ने यूजीसी का भी पढ़ा होगा कि इट इज अलाइंग 2 degrees एट द सेम टाइम।
डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग के साथ आपने एक डिग्री ले लिया तो यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर डिग्री इन कन्वेंशनल मोड. सो एक साथ आप दो, अगर आप में कैपेबिलिटी है देन व्हाई नॉट. देन इम्पार्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन. प्रोफेशनल एजुकेशन की बात बहुत की गई है, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, और इसमें when skilling will be there, then professional education will be there, then definitely we will become आत्मनिर्भर. अब आप देखिए इसमें एनईपी 2020 के जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, इन द राउंड चार्ट यू कैन सी इंस्टीट्यूशनल restructure and consolidation, then towards a more holistic education, national education policy draft. I hope आप सभी ने पढ़ा होगा, और इतने साल हो गए हैं इसको आए हुए, इम्प्लीमेंटेशन में इतना समय हम सब दे रहे हैं, तो यू मस्ट, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से इसके क्लॉज रटे होने चाहिए, क्योंकि काफी काम हो चुका है. अब इसमें आप देखेंगे जो 12 पॉइंट, इसके 4 भाग हैं इनफैक्ट एनईपी 2020 पॉलिसी ड्राफ्ट के. फर्स्ट इज फॉर स्कूल एजुकेशन, सेकेंड हायर एजुकेशन, इनोवेशन का भी है, टेक्निकल एजुकेशन का भी है. 4 पार्ट है, और ये इसके डिफरेंट क्लॉज है. तो हायर एजुकेशन का जो 12.1 एंड 12.10 है, उसमें ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स की बात की गई है, जिसकी मैंने अभी बात की, स्कॉलरशिप की. मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड केपेबल फैकल्टी होनी चाहिए. केपेबल फैकल्टी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है. इनफैक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड अब आजकल नहीं हो रहा है, कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि कैपेसिटी कैन नॉट बिल्ड, इट कैन बी डेवलप्ड. देन इफ यू सी 15.1, 15.11 बात करता है टीचर एजुकेशन की. टीचर एजुकेशन हैज बीन गिवन स्पेस इन स्कूल एजुकेशन पार्ट ऑल्सो, और जो पॉलिसी ड्राफ्ट का हायर एजुकेशन पार्ट है, देयर ऑल्सो रिकमेंडेशंस आर गिवन, एंड इनफैक्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑफ एनसीटी मूविंग टू द हायर एजुकेशन. अभी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, एंड दूसरा है हायर एजुकेशन. राइट नाउ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हु लुक्स आफ्टर B.Ed, M.Ed and similar teacher education things, it is working under Department of School Education. मगर ये पॉलिसी कहती है NCT should come in हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता है, B.Ed, M.Ed सब यूनिवर्सिटी में होता है. सो ग्रेजुअली काम चल रहा है, इट विल मूव इनटू हायर एजुकेशन. इस पे आप देखेंगे जो टीचर एजुकेशन के बाद आप देखेंगे री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. 16.1 एंड टू 16.7 में देयर आर रिकमेंडेशन. देन प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हुई है. प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च. रिसर्च बहुत होते हैं हमारे देश में, मगर वो हमारे प्रोफाइल का हिस्सा बन के रह जाते हैं. करिकुलम विटे में आ जाएगा, नौकरी आपको लग जाएगी, और उस रिसर्च का क्या आउटपुट हुआ, पॉलिसी उस पे बनी कि नहीं बनी, समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पे नहीं बात होती है. तो देयर मस्ट बी क्वालिटी इन रिसर्च. ऐसा नहीं है, इवन इन टीचर एजुकेशन मैं देखती हूँ दुनिया भर के इम्पैक्ट स्कूल लेवल पे होते हैं. नौकरी लगने के लिए लोग भटकते हैं, नेट कर लिया, पीएचडी कर लिया, मगर उसके बाद रिसर्च कहाँ गया, बस इंटरव्यू में बताने के लिए होता है कि हमने इस टॉपिक पे रिसर्च किया था. क्या प्रभाव पड़ा समाज पे, कोई नहीं होता है. एक ही तरीके के 50 रिसर्च होंगे. सो जब तक क्वालिटी नहीं होगी, इम्पैक्ट नहीं होगा, सो दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट promoting high quality research. This is the responsibility of yours, mine, सभी का collective responsibility है. Then आप देखेंगे effective governance and leadership. Governance must be effective, implementation must be effective, और इसमें आजकल डिजिटल गवर्नेंस की भी बात हो रही है, ई गवर्नेंस की भी बात हो रही है, जिससे एफिकेसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए. देन है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम. रेगुलेटरी सिस्टम को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, किस तरह. अभी देखिए वर्चुअल इंस्पेक्शन होने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आते थे एनसीटी में, एनआईओएस में, एआईसीटी में, कि जो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. लिफाफा कल्चर बहुत ज्यादा है, रिपोर्ट जो है कई बार इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, उसमें एनोमलीज होती है, नैक की भी टीम जाती है, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद द काइंड ऑफ
आउटपुट शुड बी देयर. सो वर्चुअल इंस्पेक्शन और रेगुलेटरी बॉडीज में रिफॉर्म्स की बात इसने किया है कि इन बहुत सारे कंप्लेन्स आए थे. देन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, भारतीय भाषा समिति का मैंने जिक्र किया. आर्ट एंड कल्चर पे किस तरीके से हम करें, और उसमें भारतीय आर्ट, प्रधानमंत्री जी भारतीय खिलौनों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं. पूरा का पूरा जो एम्बिट है भारत केंद्रित शिक्षा, जहां पे हम अपनी भाषाओं पे गर्व कर सके, अपनी संस्कृति पे गर्व कर सके, अपनी विरासत विरासत पे भी अभी पूरा उत्सव चल रहा है. हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो धरोहर हैं, उन पे हम गर्व करें. और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, और जो हमारे बहुत, जैसे रानी चेन्नम्मा के बारे में हमारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, राणा प्रताप के बारे में नहीं जानते, उनको हमारे जो रोल मॉडल हैं, अनसंग हीरोज हैं, क्योंकि उन्हीं कुछ दो चार लोगों की बखान किया गया है हमारी हिस्ट्री के बुक्स में, हमारी दूसरी किताबों में. साहित्य है, गद्य है, कला है, संस्कृति है, उसमें कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लाएं. हमारा वैदिक गणित है, हमारा आर्कियोलॉजी है, हमारा आर्किटेक्चर है. हम पे आप जाइए और आप देखिए कि आपका आर्किटेक्चर कितना आगे था. ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पे उस समय का जो है, अभी भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इट वाज मोस्ट साइंटिफिकली डेवलप्ड. वहां पे आज शहरों में एक बार बारिश होती है तो पानी भर जाता है, एनवायरमेंट को कितना है, लेकिन आप देखिए कितना नालियों का प्रबंधन था, कैसे जो घर बने थे लाइन से बने थे, उसमें एयर वेंटिलेशन का कितना अच्छा था. सो दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हजारों साल पहले था, और उसके बाद जो हमारी परंपरा चली, चाहे योग की परंपरा हो, षट दर्शन की परंपरा हो, वेद वेदांग उपनिषद की परंपरा हो, या फिर जो बौद्ध काल में और मौर्य काल में जो यूनिवर्सिटीज थी, साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, साइंटिफिक एडवांसमेंट था, पूरी दुनिया में हमारा ट्रेड और कॉमर्स था. कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को बताता है. दैट एजुकेशनल हेरिटेज, वो ज्ञान परंपरा, उससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि जिससे वो अपने आप में अपनी संस्कृति को लेके हीन भावना में ना रहें, अपनी भाषा को लेके हीन भावना में ना रहें. सो इंडियन नॉलेज सिस्टम, दैट शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिनेरियो, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक, जिससे वो गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं और हमने भारतीय शिक्षा ली है. देन इसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, एआई है, वर्चुअल रियलिटी है, इसकी बात बहुत अच्छे से है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है, डेटा बैंक की बात होती है, और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन की बात हुई. तो ये सारा का सारा एनईपी रिकमेंडेशन विच वी हैव डिस्कस्ड, जिसमें हमने जो सिस्टम है इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, एमफिल को हटाना, रिसर्च की बात को लाना, 4 ईयर अंडरग्रेड, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजों पे बात की. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात हुई है, और उसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांसफर की भी बात हुई है, वोकेशनल एंड स्किलिंग की बात हुई है. ये मोटे तौर पे एनईपी के रिकमेंडेशन है विच वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, I request to move upon the next slide. या अब आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी, एज आई डिस्कस कि ये जो है 21st सेंचुरी चल रहा है, और मेरे ख्याल से अभी 15 मिनट 3:11 हो रहे हैं, 15 मिनट टाइम में और है. जी मैम. या तो इसको हम वाइंड अप करेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो लास्ट में हम इसको ले लेंगे. और अगेन आई विल कम टू द चार्ट. आप देखेंगे जो पाई चार्ट है उसमें मल्टी डिसिप्लिन होलिस्टिक एजुकेशन है, देन डिजिटल एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, रिसर्च है, कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी, क्वालिटी रैंकिंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. ये तो है थ्रस्ट एरियाज जो एनईपी कहती है. अब ग्लोबली व्हाट इज 21st सेंचुरी स्किल, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन 21st सेंचुरी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों पढ़ाई करते हैं, जो मैंने बात की ना, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, उसमें प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है. देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अगर हम अच्छे एमबीएस प्रोड्यूस करेंगे,
अगर अच्छे इंजीनियरिंग आएंगे, अच्छे टेक्नोक्रेट्स आएंगे, देन देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस जो भी है। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर की बात करता है। एजुकेशन इसके फोर्थ एस्पेक्ट में है, फोर्थ पॉइंट में है। विमेन एजुकेशन है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन इज देयर। यू कैन रीड आउट इनफैक्ट यूनेस्को के जो 17 गोल्स हैं, यू मस्ट नो व्हाट आर दीज 17 गोल्स, एसडीजी गोल्स जिनको कहते हैं। सो एनईपी इज इन सिंक ऑफ दैट। भाई जब तक आप गरीबी रहेगी, आप सिर्फ एजुकेटेड होके क्या करेंगे? तो एजुकेशन के साथ साथ पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग हैज नो बाउंड्री, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, और किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड वाई दिस? फॉर सोशल मोबिलिटी, चरैवेती चरैवेती, समाज चलता रहे। एडम्स का हम लोग एजुकेशन में पढ़ाते हैं, बहुत पहले ही कहा जाता था देयर आर टू पोल्स ऑफ एजुकेशन, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है। डीवी आए और डीवी ने कहा कि देयर इज थर्ड पोल, दैट इज सोसाइटी। व्हाई वी आर लर्निंग? आप, मैं, आप सब टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूं। हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम अपना कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं? सो आवर सोसाइटी नीड्स टीचर्स, society needs capable professional teachers like us. Don't you think we are working for the social cause? We are educating the students. हम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स सोसाइटी को दे रहे हैं। With this, social mobility comes. So there is a symbiotic relationship between education and societal needs, and we provide education according to the societal needs. कंप्यूटर्स की जरूरत, टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, टेक्नीशियंस की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है। वी आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। आईटी आज से 20 साल पहले नहीं था, अभी 20 साल से आईटी प्रोफेशनल्स बहुत हैं। बहुत पहले देश में बांध बन रहे थे, बिल्डिंग बन रही थी, सिविल इंजीनियर्स की बहुत जरूरत थी। देन आप देखेंगे नीचे सिविक एंगेजमेंट एंड लीडरशिप, कैसे सोसाइटी से हम जुड़े। एजुकेशन एक बहुत अच्छा विद्यांजलि एस्पेक्ट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कि जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड वकील जो छोड़ चुके हैं अपनी वकालत, या कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और उनको मेंटर बनाया जाए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का। खेती के बारे में किसान से ज्यादा कौन अच्छा मेंटरशिप कर सकता है? लॉ एंड लीगल स्टडीज एक जज से अच्छा कौन पढ़ा सकता है? तो रिटायर होने के बाद कोई बेकार नहीं होता। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड कम गिव एजुकेशन थ्रू विद्यांजलि। सो सिविक एंगेजमेंट एंड लीडरशिप, देन कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या बहुत अच्छा दीप्ति जी ने विद्यांजलि के बारे में दिया है, और साइड बाय साइड शी इज गिविंग different links. So this is one added information for you all, and I request you all, whatever we are discussing, इसको देखिए, because digitalization का की दुनिया है, everything is there on the website. आप डीप स्टडी करिए, ढूंढिए, unless you will dig, आपको हर चीज है। जब तक आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, और आपका कैपेसिटी डेवलपमेंट भी नहीं होगा। वी आर देयर टू मोटिवेट देम टू नो एक्स्ट्रा। आपका अनुभव काम आएगा, एंड दिस इज, एंड बाय फॉर दिस ओनली दिस कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज देयर, क्योंकि आपका स्टूडेंट बहुत ज्यादा जानता है, डिजिटली वो बहुत अवेयर है, आपको उसे वो रास्ता दिखाना है पैसिव में। तो इफ शी इज गिविंग हियर डिफरेंट लिंक्स, यू मस्ट नो। आज आप लोग शाम को पढ़िए, क्योंकि अनलेस आपको ज्यादा नहीं पता होगा तो गूगल ही आप उनका टीचर रहेगा। चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, इसमें क्या है अभी चैलेंजेस? हमने इतना तो डिस्कस कर लिया, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज ग्लोबल सिनेरियो ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज इंडियन सिनेरियो एजुकेशन, व्हाट वेर डिफरेंट कमीशंस, व्हाट आर डिफरेंट डेवलपमेंट्स, एंड व्हाट एनईपी सेज, व्हाट इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग ऑन। बट चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। आपको नहीं लगता है एक्सेस कम होता जा रहा है? अभी भी सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं है उतने। पूरे के पूरे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, या राजस्थान के रिमोट एरियाज में चले जाइए, मध्य प्रदेश के घने जंगलों में चले जाइए, कॉलेजेस की कमी है, एक्सेस कम है, या फिर कॉलेजेस हैं तो स्टूडेंट वहां नहीं पहुंच रहे, इंटरेस्ट लेवल कम है, या कम कंडीशन ऐसी है। देन इक्विटी एंड लिमिटेड टीचर हैं,
टीचर्स की कमी है। यूनिवर्सिटीज में पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी ये सारी चीजें, देयर इज अ थ्रस्ट ओवर कि आप अपॉइंटमेंट करिए यूनिवर्सिटीज में, और आप सब देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हो रहे अपॉइंटमेंट। एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात हुई, देन आप बाद में देखेंगे इनएडुकेट मेरिट बेस्ड करियर प्रोग्रेशन। करियर प्रोग्रेशन की जरूरत है, और मेरिट बेस्ड, तो वो उसकी बात है, एडिक्वेट होना चाहिए। देन क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन एंड लो रिसर्च आउटपुट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रिसर्च में क्वालिटी की बहुत कमी है, आउटपुट्स पे कोई स्टडी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। देन सब ऑप्टिमल गवर्नेंस, लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, इट शुड बी देयर। अब लेफ्ट में देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि वेस्ट की यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया गया है, यहां से वहां भेजने की बात हो रही, बट होगा, अभी पेस लो है। देन फंडिंग एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो बहुत सालों तक रहे। हाउ टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट की बात है, हालांकि आईसीपीआर, आईसीएसएसआर ये सब दे रहे हैं फंडिंग, लेकिन अभी भी उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। मोर एजेंसी शुड बी देयर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एड्रेसिंग चैलेंजेस, नाउ हाउ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। फर्स्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो हो रहा है। मैंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल फोरम की, नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का हो गया है, हेकी की बात चल रही है, भारतीय भाषा समिति बन गई है, आईकेटी सेल बन गया है। ये सब आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी ही आए हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। देन इनोवेटिव पेडागोजीज एंड री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, एनएसक्यूएफ कंप्लायंस की बात हो रही है, क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है, सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल्स की बात हो रही है, एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। प्लीज गो ahead to the next slide. Yeah, recent initiatives by Ministry of Education in higher education, we will wind up after that. 4-year integrated teacher education program हुआ, लेफ्ट में आप देखिए, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एनसीटी में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च स्कीम घोषित हुई है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम है। आप लोग सब इसके बारे में डिटेल्स लीजिए। 1-1.5 घंटे के कैपेसिटी डेवलपमेंट में कुछ नहीं होगा अनलेस यू डिग। आप इसको देखिए, पढ़िए क्या है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, आप ज्यादा नॉलेज होगा, और आप अपने स्टूडेंट को ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे। देन बुक्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स एंड वेरियस सब्जेक्ट्स लैंडेड इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में। अब 36 भाषाओं की बात हो रही, ट्राइबल लैंग्वेजेस भी आ गए हैं। एनसीईआरटी ने तो स्कूल लेवल पे 52 ट्राइबल लैंग्वेजेस पे बुक्स भी दी हैं। हायर एजुकेशन में भी बात ये जा रही है, इवन मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में महाराष्ट्र के कुछ यूनिवर्सिटीज ने मराठी में या इन पीएचडी इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो इस पे काम चल रहा है। देन इन सेकेंड यू कैन देखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसको पढ़िए, ड्राफ्ट इज अवेलेबल। देन एनएचईक्यूएफ, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दिस इज अवेलेबल ऑन यूजीसी वेबसाइट। पीएमआरएफ की बात है, पीएमआरएफ आप अगेन देखेंगे, सिंगल यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटर्नशिप और टोटल रजिस्ट्रेशन, इतना है। देन एबीसी वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आईओई की बात हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो फिर बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो ये है। देन 756 इंस्टीट्यूशन, इसमें आप नीचे देखेंगे 104 आईडी एंड डेवलपमेंट इवेल्यूशन एंड एप्लीकेशन लैब्स की बात हुई है, आइडिया लैब्स जिनको कहते हैं। लास्ट में आप देखेंगे मल्टीपल एंट्री एग्जिट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ईपीजी पाठशाला, then the prime minister's research fellow scheme guidelines for training orientation of faculty on Indian knowledge system. Next slide please. रेफरेंसेस आप देखिए, इसमें काफी रेफरेंसेस इसमें हैं, यूजीसी के वेबसाइट को आप ठीक से पढ़िए, क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, व्हाट आर ग्लोबल पैरामीटर्स इन इंडिया, व्हाट वी आर डूइंग, एंड व्हाट आर वी सिंकिंग इन विद द स्किल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डेलिबरेशन। हायर एजुकेशन में देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, आपका बहुत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में देयर इज डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस, कोई बता सकता है? यू कैन अनम्यूट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? Anyone of you? Ma'am, can I?
Yeah, please. Yes, I think training is more external and development is more of an internal thing. Yes, you are right. थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूंगी, ट्रेनिंग इज फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड फॉर्टेन स्किल्स, एंड दिस इज फॉर द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जैसे हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वैदिक गणित उस समय था, हजारों साल पहले, अभी भी रेलेवेंट है. आज आपने जो पढ़ा या आज आपने कोई चीज आपके में हुई, वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर रहा है. if you are giving this transmitting this skill or this education in classroom, आपके students कैसे उस चीज को इनहेरिट करेंगे, कैसे वो ट्रांजैक्ट करेंगे दूसरी पीढ़ी में. तो डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ट्रेनिंग इज अ सर्टेन पीरियड. कुछ समय में आपने 10 दिन का आपने मदन मोहन मालवीय ये वाला किया, या 12 दिन का किया, 15 दिन का किया. दिस इज फॉर योर डेवलपमेंट, for your skilling, for honing the skill. So this is between training and development. Training is for the development. तो ये जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले जाता है. और यू आर वेरी राइट कि एक इनर हुआ और एक एक्सटर्नल. जब तक आप खुद एजुकेशन नहीं लेना चाहेंगे, विवेकानंद ने क्या कहा था, एजुकेशन दिया नहीं जाता, लिया जाता है. तो वी ऑल आर टीचर्स, एंड बहुत बड़ी हम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर नर्चरिंग द ह्यूमन रेस. हम दूसरे लोगों से अलग हैं, हम बिजनेसमैन लोगों से अलग हैं, हम टेक्नोक्रेट से सबसे अलग हैं. वी आर फ्रॉम इन द सर्विस सेक्टर. पेरेंट्स कुछ भी बोले, मगर टीचर ने जो बोला है वो वेद वाक्य होता है बच्चों के लिए. मैम ने ये कहा है, सर ने ये कहा है. सो वी हैव, हमारा वो प्लेस है सोसाइटी में. So let's cherish our profession, let's be proud of our profession. और जो 21st सेंचुरी स्किल है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्रेडिट फ्रेमवर्क है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, वो सब आपके टिप्स पे रटे होने चाहिए. क्योंकि जब तक आप अपने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा नहीं देंगे, वो आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा. वो अगर आएगा भी तो वो अटेंडेंस के लिए आएगा. एम आई राइट और नॉट? तो अटेंडेंस के लिए आना या आपसे पढ़ने के लिए आना, देयर इज डिफरेंस. तो जब तक हम एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे में, हम खुद स्किल्ड नहीं होंगे, तो हम इंटरेस्ट लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे. सो I congratulate you all for this wonderful initiative and also being part of this scheme. And Deepti ji, thank you for inviting me. I hope हमें कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला. और कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक दो क्वेश्चंस मैं लूंगी. जी मैम, गंगा मैम ने अपना हैंड रेज किया था. काइंडली आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, actually, I wanted to answer the question what ma'am was asking, and now she's already elaborated. But then I just wanted to say from my part. Yeah, please. Actually, I just wanted to say that training is when we go through something, and then when we apply that and bring a change in ourselves, that leads to development. But yes, of course, like you said, ma'am, it is a phase. Development does not happen in one day. It is a phase. We have to go from step 1 to 2 to 3. Yes. Like that. And of course, as teachers, like you mentioned, when we bring out change in our students towards the positive direction, then it is also called development. Thank you, ma'am. It was a very wonderful session. You just traced the trajectory, like the education taking all the commissions and traced it, from the historical point of view till NEP 2020. It was very informative and a wonderful session with you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and you all were patient learner. I hope थोड़ा बहुत मैं चेंज ला पाई. तो कभी इन पर्सन भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. And thank you so much.